आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 9 अगस्त के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसमें हम ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट की बात करेंगे, ड्रोन्स, एंटी कन्वर्जन लॉ, सिल्वर मेडल, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इन सब की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। 12 अगस्त को हमारी लाइव क्लासेस शुरू होगी 10,000 MCQs की। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हिंदी अंग्रेजी माध्यम के लिए है, 1 साल के लिए ही आपकी वैलिडिटी रहेगी और सिर्फ 999 का कोर्स है। बाकी ये पूरा जो करंट अफेयर है ना, वो आंसर राइटिंग के कंसेप्ट पे है। तो हमने आंसर राइटिंग का भी कोर्स सिर्फ और सिर्फ 650 का चलाया है। साथ ही साथ हमने लक्ष्य बैच जो है वो 1 साल का 10,000 का लॉन्च किया है। तो बहुत ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा। तो जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड टिश्यूज एक्ट है, बात करेंगे, पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हेल्थ मिनिस्टर ने क्या बोला है कि बस बहुत हुआ सम्मान, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो हम लॉन्च करने वाले हैं ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए, ठीक है ना। वेरियस मोड्स ऑफ ट्रैवल। अब देखिए, ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट, याद रखिए कि किडनी से लेकर लिवर तक सब ट्रांसप्लांट होता तो है, लेकिन एक दिक्कत है, ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं होता। जैसे किडनी के डोनर नहीं मिलते, अब तो नए लॉ के हिसाब से आपको रिश्तेदार ही चाहिए। जैसे ब्लड डोनेट आप कर देंगे, हर चीज, मान लीजिए कि लिवर खराब हो गया तो लिवर ट्रांसप्लांट 80-90 लाख का होता है, लिवर डोनर्स नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए, और इसकी फिर कालाबाजारी होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो बड़ी डेंजरस है। वो मूवी आपने देखी होगी अंधाधुन। तो एसओपीज इसीलिए डिजाइन की गई है ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को जो पूरा प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, ठीक है ना। जो भी प्रीशियस ऑर्गन है जो कि जिंदगी बचाते हैं टाइमली ट्रांसप्लांट के जरिए, तो इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो आया है। अब आपको पता है कि जो ऑर्गन डोनेशन है वो लाइफ को सेव करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एयर ट्रैवल। तो अगर एयरलाइंस, मान लीजिए कि जैसे आप प्लेन में कोई ऑर्गन जा रहा है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्लीज, एक इंसान की जान दिल्ली में खतरे में है, तो आप बेंगलुरु से ऑर्गन लेके जल्दी उड़ान बढ़े, तो प्रायोरिटी टेक ऑफ होगा ताकि जल्दी से हो सके। फ्रंट रो सीट्स, सबसे आगे वाले सीट्स मेडिकल पर्सनल को दिए जाएंगे जो कि ऑर्गन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेट चेक इन के लिए, कई बार जब लेट हो जाता है तो भी आप आराम से चेक इन कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फ्लाइट कैप्टन ये अनाउंस कर सकता है कि देखिए ह्यूमन ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, अवेयरनेस पैसेंजर्स में रेस किया जाता है। और वही है कि ग्रीन कॉरिडोर, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट है तो हवा की बात हो गई। अगर हम ग्राउंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, जमीन पे कैसे होगा भैया, रोड पे कैसे क्या होगा, तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि जो एम्बुलेंस है जो ऑर्गन्स को कैरी कर रही है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। वन ट्रिगर सिस्टम होगा। अब इसमें क्या है कि जो भी जैसे मान लीजिए कि आपने इसको इस ऑप्शन को आपने लिया, मतलब ऑप्शन का है, मतलब ये वन ट्रिगर सिस्टम जो है, जैसे ही ये होगा तो जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ तुरंत जो ऑर्गन एलोकेशन अथॉरिटी है उसको मैसेज जाएगा और फटाक से ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू हो जाएगा। जो भी पुलिस डिपार्टमेंट से नोडल ऑफिसर होगा वो देखेगा कि ग्रीन कॉरिडोर सही में बन रहा है कि नहीं, अच्छे से चीजें हो रही हैं कि नहीं, ताकि ज्यूरिसडिक्शनल सिक्योरिटी और अप्रूवल रिलेटेड इशू ना हो कि भैया हमारे थाने का तो केस नहीं है, भैया आप दूसरे से चले जाइए। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो ट्रैफिक कंट्रोल, ये जो ट्रेन हैं, जो भी ह्यूमन ऑर्गन्स है, अगेन इसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा अगर ह्यूमन ऑर्गन किसी ट्रेन में जा रहा है। जो मेट्रो सिक्योरिटी स्टाफ है तुरंत मेडिकल टीम को वहां से निकालेगा और सबसे पहले देखेगा कि जो ऑर्गन होगा वो एक बॉक्स में होगा, उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद फिर स्पेशल अरेंजमेंट जो है, जहां से उसने ऑर्गन उठाया है और जहां पे ले जाना है वहां पे किए जाएंगे। मतलब मेट्रो स्टेशन की बात हो रही है, कैसे हैंडल करेंगे इसको। सबसे पहले तो इसको आप, इट शुड बी केप्ट अपराइट, एकदम ऊपर से पकड़ेंगे और सीट बेल्ट से वो बंधा होगा, उसके लिए अलग सीट होगी, तो हैंडल विद केयर उसमें लिखा होगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पे भी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जो है वो इशू हो गए हैं, रोड के लिए, ट्रेन के लिए और शिप्स के लिए भी, ठीक है ना। अब ये किसके साथ बनेंगे, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है इसको बनाए गए हैं नीति आयोग, रेलेवेंट मिनिस्टर्स और जो ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल्स हैं, ताकि जो भी चैलेंजेस हैं अंडर नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, मतलब उस सारी चीजों को खत्म किया जा सके। तो नई गाइडलाइंस जो हैं इसमें कुछ ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद चलो भैया, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे देख लेते हैं। पेपर 3 इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि NSSO ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट निकाली है कि आखिरकार एक घर जो है वो कितना एक्सपेंड, मतलब वो करता है,
ठीक है ना, 2022 मतलब एक साल के अंदर अंदर 2022-2023 में इसने कितना खर्च किया है। तो एक डिटेल इंसाइट दी हुई है कि आखिरकार भारत के घरों में क्या कंज्यूम किया जाता है, राइट। तो इसमें पर कैपिटा डेली कैलोरी इनटेक, मतलब एक घर में कितना खाना खाया जा रहा है, कितनी कैलोरी जो है वो ली जा रही है, और स्पेशली जो लोअर एक्सपेंडिचर क्लासेज है, जो लोग इतना खर्च नहीं कर रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, और उसके बाद फिर जो एवरेज पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे कंपेयर किया गया है, मतलब आपको कितना खाना चाहिए और भारत कितना खा रहा है। तो ये चीज़ है। क्या अप्रोच थी इसमें? सबसे पहले तो भाई पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना था, जो कि गरीब हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए भाई गरीब क्या है, कौन है, जो आपको चाहिए, एक बेंचमार्क होता है कि इतना आपको खाना खाना है, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर आप उसको मीट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम मीट कर रहे हैं, तो आप गरीब हैं। तो इसमें जो बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो नहीं मीट कर पा रहा है, दैट इज कंसिडर्ड पुअर, ठीक है। तो एवरेज डेली पर कैपिटा कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है हेल्दी लाइफ के लिए, रिकमेंडेड एनर्जी नीड्स कितनी दी गई हैं, ये सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। तो देख लेते हैं हम। तो यहां पे अगर गांव की बात करें तो जो पीसीसीआर है, पर कैपिटा कैलोरी इनटेक, मतलब एक इंसान कितनी कैलोरीज ले रहा है, वो 2172 है हर दिन गांव में, और शहरों में कम है, 2135 किलो कैलोरी पर डे है, मतलब कैलोरी पर डे। तो कमाल है यार। अब एनालिसिस ये बताता है कि जो थ्रेशोल्ड है, मतलब कितना लेना चाहिए, गांव में तो ठीक है 2197, लेकिन शहरों में 3077 लेना चाहिए, यानी कि 900 कैलोरी कम। जाहिर सी बात है, शहरों में गरीबी भी ज्यादा हमको देखने को मिलती है। तो इसमें जो प्रोपोर्शन है जो कि गरीब है, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 17.1% गांव में और 14% अर्बन एरियाज में, अगर हम सिर्फ कैलोरी इंटेक्स की बात करें, ठीक है ना। नॉन फूड एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं तो 10%, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है, तो उसमें 23.2 रूरल एरियाज में और 19.4 अर्बन एरियाज में, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बिल्कुल है। जो पुअरेस्ट सेगमेंट है, जैसे जो एवरेज डेली कैलोरी इंटेक है वो 5% है रूरल एरियाज में, ठीक है ना। मतलब जो पुअरेस्ट 5% है, मतलब जो सबसे गरीब हैं 5% में, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 1564 किलो कैलोरी है। होना कितना चाहिए? 2172 किलो कैलोरी। तो डेफिसिट है, और इसमें यही है कि हेल्थ को जो है वो सही किया जाए, न्यूट्रिशनल बेनिफिट दिया जाए भाई लोगों को, ये उनका हक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बहुत सारे चलाए गए, बट स्टिल भारत की एक बहुत बड़ी तबका जो है वो गरीब है, और उसको वो नहीं मिल पा रहा है जो उसको मिलना चाहिए। अब हम ड्रोन्स की बात करेंगे। ड्रोन से भारत बदलेगा, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन से भारत बदलने वाला है, और ड्रोन्स जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे गुरुग्राम में अगर बात करते हैं, तो गुरुग्राम में तो भाई रहना बहुत महंगा हो गया है, और किस तरीके से शहर को ड्रोन्स बदल रहे हैं, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब जैसे फ्रेस्को एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, वहां से ड्रोन से डिलीवरी हो रही है। अमेरिका में ये होता था, आप समझ रहे हो ना, कि एक तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, वाओ ड्रोन डिलीवर कर रहे हैं, और जो वहां पे रहने वाले हैं वो भी बड़े खुश कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। तो चाहे स्नैक्स हो, चाहे ग्रोसरीज हो, वो ड्रोन जो है वो डिलीवर करके जा रहा है। तो इस तरीके की कुछ हमको सीन्स देखने को मिल रहे हैं, और ये बहुत बढ़िया है। तो ये गुरुग्राम में पहला है, और गुरुग्राम पहला शहर बना है जो ये काम कर रहा है ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए। सितंबर 2021 स्काई फोर्स ने ये शुरुआत की थी। एक टेक कंपनी है जिसने बोला था कि हम तेलंगाना में ड्रोन से डिलीवरी कर देंगे। अमेरिका में यही होता है, अमेरिका यूरोप में बहुत पहले से हो रहा है। फिर गुरुग्राम निर्वाणा कंट्री टाउनशिप, फ्रेस्को जो कि एक टाउनशिप है, वो पहला रेजिडेंशियल कॉलोनी बना जहां पे ये ड्रोन से डिलीवरी हुई, और उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे या और भी जगह जो है वो डिलीवरी हो रही है। तो बहुत बढ़िया है यार ये, लेकिन इतना आसान नहीं है। शहरों में तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ड्रोन जो भी हो मशीन है। आदमी को तो बोल रहा है भैया यार यहाँ से मुड़ना है यार, उधर देख रहे हो वो प्लॉट है, उधर से ले लो यार, और उधर सामने मिठाई की दुकानों से लेफ्ट हो जाना। ड्रोन से क्या बोलोगे? ड्रोन से कुछ बोल ही नहीं सकते। तो कई बार नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनमें एल्गोरिथम है, वो मशीन है। कंस्ट्रक्शन स्पेशली जहाँ पे चल रहा है वहाँ से ड्रोन टकरा सकता है, बाकी ऑब्स्टेकल्स हैं, सब कुछ मैप पे चलता है ना। तो स्काई फोर्स ने स्काई टनल कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। एक एयर कॉरिडोर है, मतलब एक तरीके से वो रास्ता है जिससे ड्रोन सेफली पहुंच जाएंगे। और आप भाई एक मान लो ड्रोन गया तो आपका पार्सल भी तो गया, तो नुकसान है आपका, नहीं नुकसान होगा, लेकिन किसका नुकसान है? वो कंपनी का तो नुकसान है ना। ड्रोन भी गया, पार्सल भी गया, कि ड्रोन इतने महंगे आते हैं, ये वाले तो और महंगे आते हैं।
लेकिन अच्छी बात है क्योंकि इससे अगेन इंसानी कॉस्ट कम होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। वो क्या कहते हैं, गिग वर्कर्स, जिस पे हमने लेक्चर भी लिया था। तो ये हिसाब किताब है। तो स्काई पॉड्स यहाँ पे बनाए गए हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को सिक्योर करता है, मतलब स्टोर करता है सिक्योरली। और उसके बाद फिर डिलीवरी, जो ड्रोन आपके घर तक पहुंचाता है उसको कहते हैं स्काई वॉकर। फिर उसके बाद ये आपसे ओटीपी मांगेगा, सिक्योरिटी के लिए आप ओटीपी दे दीजिए। अभी आपको बता दूं कि ड्रोन डिलीवरीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, पर जैसे जैसे ऑपरेशन स्केल अप हो रहे हैं कॉस्ट डिक्रीज होगी 110%। और भी इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, पुलिस हो गया, पुलिसिंग के लिए ड्रोन बहुत बढ़िया रहेंगे। अभी सरिस्का नेशनल पार्क में जो रेवाड़ी हरियाणा में है, वहां पे टाइगर को लोकेट करने में ड्रोन्स बहुत बढ़िया हैं। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी ड्रोन्स का बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान से ड्रग्स भेजने में, जो भारत में ड्रग्स आता है, ड्रोन्स का यूज होता है। ये हिसाब किताब है। तो प्राइवेसी कंसर्न्स तो है ही हैं। जैसे अभी एक इंसिडेंट ऐसा था, क्योंकि ड्रोन में भी ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रोन जो है वो क्रैश कर दिया गया था एक बिल्डिंग में। तो यहाँ पे स्काई एयर ने ये एश्योर किया था कि ड्रोन जो है वो उसमें सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे मल्टीपल मोटर्स हैं और बहुत सारी, ताकि मैल फंक्शन ना हो। लेकिन फिर भी मशीन है, यू कैन नॉट से एनीथिंग, बट डेफिनेटली टेक्नोलॉजी एक आगे बढ़ गई है। इसकी हमने बात की थी एंटी कन्वर्जन लॉ की। तो उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2021 में ये आया था। अब इसको अमेंड करके 2024 में लाया गया है। तो एक तरीके से अब परिवर्तन नहीं होगा और इसमें ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टी है, लॉ और ज्यादा सख्त है, मिसयूज आप नहीं कर सकते। तो सरकार में ये अमेंडमेंट्स जो एग्जिस्टिंग लॉ है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां पे धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, बिना बात के कर दिया जाता है, कभी लालच देके, कभी फोर्सफुली। तो अब इसको एड्रेस किया जाएगा। तो जो भी फॉरेन या एंटी नेशनल एलिमेंट है, इनसे बचने के लिए, ताकि स्टेट की डेमोग्राफी जो है वो बची रहे। कई बार क्या होता है कि बाहर से, जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश से काफी ज्यादा ऐसा हुआ था कि बाहर से लोग आ गए, यहाँ पे शादी कर ली और यहीं की बस गए, हो गए। ऐसा नहीं होगा। तो एक तरीके से जो ओरिजिनल एक्ट में इनएडिक्वेसी थी उसको हटाया गया है। जैसे इसमें माइनर्स, वुमेन, SC ST सब इसमें इंक्लूड है, राइट। तो पेनाल्टी क्या है? सबसे पहले तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट, जेल की सजा 1 साल से 5 साल हो गई है और मैक्सिमम 10 साल तक चली गई, जो पिछली बार 5 साल की थी। फाइन 50,000 आपको देना पड़ेगा। अगर 5 से 14 साल, ठीक है ना, जो पेनाल्टी है, जैसे वल्नरेबल ग्रुप जैसे SC ST वुमेन, अगर आपने इनको कन्वर्ट किया तो इसमें आपको मिनिमम फाइन 1 लाख रुपए देना पड़ेगा और 14 साल तक आपको जेल में रहना सकता है। तो पहले 5 साल था, अब 14 साल हो गई। मास कन्वर्जन, मतलब कई बार होता है ना कि सबको बुलाया जाता है, एक साथ कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे भी 7 साल तक सजा थी, ठीक है। मिनिमम सेंटेंस में नहीं, मिनिमम सेंटेंस 7 साल तक है, मैक्सिमम 14 साल तक है, और फाइन जो 50,000 था वो 1 लाख हो गए। अब जैसे फॉरेन फंडिंग्स आती हैं, बाहर से भी काफी पैसा आता है कि कन्वर्ट करो, तो उसमें 7 साल तक सजा की बात हुई है और 14 साल तक मैक्सिमम, और फाइन 10 लाख है फॉरेन फंडिंग की अगर बात करते हैं। और साथ ही साथ आपको उम्र कैद भी हो सकती है अगर मान लीजिए कि कोई फोर्स यूज करता है, कोई डर पैदा करता है, और अगर मान लीजिए कोई ये कहता है कि शादी कर लो सिर्फ कन्वर्जन के लिए, तो भी कोई भी पर्सन FIR फाइल कर सकता है अगर इस एक्ट का वायलेशन हुआ हो, जो कि पहले नहीं था। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि भाई मिसयूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, उसने शादी की। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो कोई पर्टिकुलर इंसान कुछ नहीं है बाद में, तो FIR फाइल कर सकता है, बोल सकता है मेरा जबरन जो है वो कन्वर्जन किया। और ऐसा बहुत सारे लोग कर सकते हैं, किसी को भी फंसा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मिसयूज की बात है। बेल प्रोविजन बहुत मुश्किल है। एक बार बेटा इसमें हो गई अगर आपकी कंप्लेन, तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है। जो हमारे PMLA है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसको अमेंड किया गया था, और जो एंटी टेरर लॉज UAPA है, उसमें जैसे बेल कंडीशन है ना, वो बेल डाली गई है यहाँ पे। तो एक तरीके से इस समय ये लॉ सबसे टफ है पूरे देश में। हर जगह लॉ है एंटी कन्वर्जन, जैसे MP, हिमाचल, लेकिन यूपी में जो अमेंडमेंट हुआ वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। और 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने। अगर आप मान लीजिए कन्वर्जन कर रहे हो तो आप 2 महीने का नोटिस दीजिए। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा 110% आर्टिकल 25 के तहत, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आखिरी, सिल्वर मेडल इन ओलंपिक, प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। गोल्ड नहीं आया, सिल्वर आ गया, कोई बात नहीं।
तो ये है अभी। कल तो अमन सहरावत ने भी ब्रॉन्ज जीता है, 5 ब्रॉन्ज हमारे पास है, 1 सिल्वर हमारे पास है। तो सबसे ऊपर अमेरिका है, ठीक है ना, द मोस्ट जबरदस्त। और उसके बाद फिर जापान, चाइना। भारत ने 8 सिल्वर मेडल्स। और ये क्या है, अच्छा सॉरी, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है, यहाँ पे ओलंपिक्स क्यों लिखा हुआ, सॉरी, ठीक है ना। मैंने वही कहा यार ये क्या है, मतलब मैं कुछ और बता रहा हूँ या लिखा कुछ और है। तो भारत ने जो फाइनल डे कंपटीशन का था उसमें सिल्वर, मतलब सबसे पहले जापान था, फिर चाइना था, और भारत ने 8 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो जीते हैं। और ये तो आप देख ही सकते हैं कि जिसमें जो हमारे एथलीट्स हैं जिन्होंने कमाल का काम किया है, अमोद जेकब, मोहम्मद अजमल, मिजो कुरियान, राजेश रमेश, ठीक है ना। इन्होंने मेंस 4x400 मीटर रिले में, और वुमेंस की बात करें तो ये ज़बरदस्त काम किया है। बाकी इंडिविजुअल इवेंट्स की अगर बात करें तो ये सारे, ज्योति अराजी हो गया, अबू खाटवा हो गया, पारुल चौधरी, मनु डीपी, इन सब ने। तो लेकिन हालांकि जो अभी प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए कई बार दिक्कत ये रहती है कि हम ऑप्टिमिस्ट तो हैं बट फिर भी हमको मदद चाहिए, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जो है, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट आए हैं वो एज एक्सपेक्टेड नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी, हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारी टीम है वो क्वालिफाई करे, राइट। तो जो हमारी रिले टीम है एक तरीके से। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच।